साथियों नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आपके समक्ष आज संविधान के कुछ आर्टिकल्स लेकर के उपस्थित हूं और इनकी सामान्य जानकारी आपको मैं दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 4 से, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। हमने फंडामेंटल राइट जानबूझ करके छोड़ दिया है, उसे आप सभी को आता ही होगा, और अगर नहीं आएगा तो मैं आगे उसको लेने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 4 से, जिसको कहते हैं शॉर्ट में DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक ये चैप्टर 4 है। तो चैप्टर 4 का 36 में ये कहा गया है कि स्टेट की परिभाषा क्या होगी। स्टेट की परिभाषा जो 13 में दी गई है वही परिभाषा स्टेट की है। इसका मतलब ये है कि स्टेट ऐसी सभी संस्थाएं, चाहे निगम हो, चाहे सरकार की डायरेक्ट मशीनरी हो, या उसमें अगर सरकार का कुछ भी पैसा या कंट्रोल वहाँ पे अगर है तो वो सभी सरकारी संस्थाएं मानी जाएंगी। सरकार और सरकार के डायरेक्ट जो अंग हैं वो तो है ही हैं, लेकिन उसके पश्चात जो अन्य सरकार के अंग हैं जिसमें सरकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उसको चलाने में दखल है, या वहाँ सरकार का पैसा जाता है, या वहाँ पे नियंत्रण इन्वॉल्व है, तो वो सभी वहाँ पर स्टेट के अंतर्गत आएंगे। अब चूँकि आर्टिकल 14 जो चैप्टर 4 है और चैप्टर 3 है, इसमें राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य शब्द, इसीलिए राज्य को लेकर के चला जा रहा है। राज्य का मतलब तो सीधे लोकसभा है, विधानसभा है, ये सभी राज्य के ही अंतर्गत आ रहे हैं, और कार्यपालिका है, ये सब राज्यसभा के। लेकिन राज्य जो स्टेट है उसका शब्द बहुत ही व्यापक है, उसमें बहुत कुछ समाहित है। जहाँ भी सरकार का सीधे कंट्रोल है या सरकार का कुछ भी पैसा उसमें लग रहा है, वहाँ पर वो सभी संस्थाएं सरकार की मानी जाएंगी, और सरकार या राज्य जो है उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं एजेंसीज़ के माध्यम से काम करता है। तो आर्टिकल 36 में परिभाषा दी गई है। 37 में बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि जो अध्याय 3 है, जिसको मौलिक अधिकार का चैप्टर कहा जाता है, तो वहाँ पर अगर कोई हनन होता है किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का, तो उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के अंतर्गत एम्पावर्ड है, वहाँ पर वो उनके विरुद्ध रिट जो है जारी कर सकता है और पीड़ित व्यक्ति वहाँ जा सकता है। इसका मतलब ये है कि उसके हनन के पश्चात, मौलिक अधिकारों के हनन के पश्चात व्यक्ति के पास उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत खुला हुआ है, और वहाँ जाकर के वो अपनी प्रेयर कर सकता है, और वहाँ हनन के बाद जो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय है, उसमें उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। लेकिन जहाँ तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 37 कहता है कि ये शासन चलाने के लिए, सरकार के लिए वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये फंडामेंटल है उनके लिए। उनकी नीतियाँ जो है इसी नियमों पर ही आधारित होंगी। लेकिन ये किसी भी प्रकार अगर कोई भी राज्य उन नियमों को पूरा नहीं कर पाता है, जो कि 36 से 51 के बीच में वर्णित हैं, तो आप किसी भी प्रकार न्यायालय में नहीं जा सकते हो, क्योंकि राज्य की अपनी सीमाएं हैं, राज्य के संसाधनों की अपनी सीमाएं हैं, और उन्हीं संसाधनों के जरिए वो सुविधा प्रदान करता है। आइए देखते हैं 38 जो है वो उसका अनुच्छेद 1 जो है वो कहता है कि राज्य जो भी काम करेंगे, चाहे वो केंद्र हो, वो भी एक राज्य है, और राज्य जो स्टेट्स हैं वो भी राज्य हैं, और स्टेट की जो एजेंसीज़ हैं वो भी राज्य हैं, और इसके अलावा भी उसका राज्य का क्षेत्र बहुत व्यापक है। तो आर्टिकल 38 में ये कहा गया है कि ये हमारा देश जो है ये लोक कल्याणकारी राज्य है। सरकार
कल्याणकारी काम करती रहेगी। और इसके बाद इसके जो 38(2) में एक और जोड़ा गया है कि सरकार ऐसी राज्य व्यवस्था को डेवलप करेगी जिसमें हमारे सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक हित हैं वो सभी एक समान हो जाएं, और उसमें सबके बीच में आय की जो विषमता है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। ना ये केवल किसी क्षेत्र विशेष में किया जाएगा, ये हर एक क्षेत्र के हिसाब से भी किया जाएगा और व्यक्तियों के हिसाब से भी किया जाएगा। तो आइए देखते हैं 39 में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। यहाँ पर सभी व्यक्तियों के लिए जो है चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर वो काम कर रहे हैं तो सभी के लिए जो इक्वल पे होगी। तो ये एक बहुत ये सिद्धांत एक तरह से मूलभूत सिद्धांत या मौलिक अधिकारों के भी अंतर्गत आ गया है कि अगर किसी सेम परिस्थितियों में अगर दो व्यक्ति काम कर रहे हैं और सेम कैडर के हैं तो उनकी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, यानी महिला और पुरुष के लिए समान वेतन होगा। और इसके अलावा इसमें ये भी व्यवस्था दी गई है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि उसमें किसी भी प्रकार से हमारी जो मनी है उसका एकाधिकार ना हो, धन का संकेंद्रण ना हो, एकाधिकार ना हो, और राज्य जो है उसको एक सोशलिस्टिक पैटर्न पर चलाया जाएगा। यानी और इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि जो बच्चे हैं, द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ कंट्री, जो ओनरशिप ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री है उसको हमें सामाजिक रूप से बांटना है। यानी कि उसको हमें इस प्रकार बांटना है कि जो भी अमीर लोग हैं उनके पास से धन लेकर के हमें गरीब लोगों में बांटना है। हमारी नीतियों का ये उद्देश्य होना चाहिए। और इसके अलावा ये भी इसमें दिया गया है कि जो बच्चे हैं, हम बच्चों के हित के लिए प्रयास करेंगे। बच्चों को किसी ऐसी जगह नहीं कार्यरत किया जाएगा या उनको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े कि वो अपने बचपन को ही ना बचा पाएँ या वो एक नागरिक होने का जो है एहसास ना कर पाएँ। बच्चों के अधिकारों को भी सुरक्षित रखा जाएगा। तो एक तरह से एकाधिकार को समाप्त किया जाएगा। यहाँ पे सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी होगा और व्यक्तियों का जो भी धन होगा उसका संकेंद्रण नहीं किया जाएगा, और एक सार्वजनिक क्षेत्र जो है एक तरह से हावी रहेगा। और एक तरह से जो इसमें आप अगर ये समझिए कि अगर उसको एकाधिकार किसी भी दशा में नहीं होगा तो ये सिद्धांत जो है मौलिक सिद्धांत है। आर्टिकल 40 पर आते हैं। आर्टिकल 40 जो है महात्मा गांधी के उस विचार की देन है, और जो आज हम स्थानीय स्वशासन देखते हैं उनका ये कहना था कि भारत गाँव में बसता है और गाँव के लिए स्थानीय सरकार होनी चाहिए, और केंद्र सरकार या राज्य सरकार जब उनके पास शक्तियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो वो उनके अंदर अगर शक्तियाँ ज़्यादा हो जाएंगी तो ये जनता के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि वो मानते थे कि राज्य के पास अगर शक्तियाँ ज़्यादा होंगी तो शक्तियों का दुरुपयोग करेगा और उससे हमारे गांव के लोगों को नुकसान होगा और व्यक्तियों को नुकसान होगा। इसलिए वो गांव की सरकार की कल्पना करते थे। तो आर्टिकल 40 में जो कुछ दिया हुआ है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू एस्टैब्लिश विलेज पंचायत एंड एंडाउ देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज में इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि जो स्वशासन की इकाई के रूप में उनको दिया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा, उनको सारे अधिकार दिए जाएंगे और वो एक तरह से स्वराज्य की तरह काम करेंगे। और इसी दिशा में हमारी जो भी हमारा देश आज़ादी के बाद चल रहा है, और हम देखते हैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन से बहुत ज़्यादा पावर्स हमारी ग्राम पंचायतों को मिली हैं, क्षेत्र पंचायतों को मिली हैं, जिला पंचायतों को मिली हैं। इसके अलावा जो नगर निगम है, इन सब को नगर पंचायत है, सभी को पावर्स मिली है। यानी गांधी जी के जो विचार हैं वो आर्टिकल 40 में वर्णित है। अब आइए देखते हैं 41 में ये है कि सभी ये कहा गया है कि सरकार या राज्य कोशिश करेगा कि सभी को राइट टू वर्क यानी राइट टू वर्क सबको दिया जाए। अब राइट टू वर्क सबको दिया जाए तो ये संभव नहीं है कि सभी को राइट टू वर्क दिया जा सके, क्योंकि अगर राइट टू वर्क सबको दिया जाएगा तो उतने संसाधन हमारे पास होने चाहिए।
तो ये लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो राइट टू वर्क है, यानी हर व्यक्ति को हमें रोज़गार देना है। ये सरकार का मुख्य तौर से काम रहेगा। तो राइट टू वर्क ये आपने समझ लिया। और इसके अलावा जो भी ऐसे लोग हैं जो कि राइट टू वर्क के दायरे में नहीं आ रहे हैं, उनको हम जो है पेंशन्स दे सकते हैं, उनको हम जो है बेरोज़गारी भत्ता दे सकते हैं। लेकिन ये राज्य की क्षमताओं के ऊपर निर्भर करेगा। अगर उदाहरण के लिए हम समझें कि महाराष्ट्र में अगर बेरोज़गारी भत्ता देना हो तो महाराज जो वहाँ का बम्बई नगर निगम है उसके पास बहुत धनराशि है, क्योंकि बम्बई जो एक आर्थिक राजधानी है और वहाँ पे कई तरह के आय के स्रोत हैं। लेकिन अगर किसी राज्य के पास आय के स्रोत नहीं है तो उनकी आबादी, खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश को ले लें तो यहाँ की आबादी बहुत अधिक है और इतने लोगों को शायद इस तरह का रोज़गार दिया जाना संभव नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले शायद इसमें कह दिया गया है कि ये जो भी कानून होंगे इसको आप न्यायालय द्वारा नहीं लागू करवा सकते, इन्फोर्स करवा सकते, क्योंकि ये राज्य की आर्थिक शक्तियों और आर्थिक संसाधनों पर निर्भर करेगा कि राज्य कितना इन लक्ष्यों को पूरा कर पाएगी। एक लक्ष्य है, ये टारगेट हैं, और इन टारगेट्स को अगर उसके समरूपी या समानुपाती रूप से अगर हमारे पास आय होगी, तभी या संसाधन होंगे, तभी हम जो है अपनी जनता को वो आवश्यकताएं पूरी कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि आर्टिकल 42 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 42 ये कहता है कि जो ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क, जो हमारी जो लेबर हमारे काम करते हैं वहाँ पर एक मानवीय आधार पर देखा जाएगा कि वहाँ ह्यूमेन कंडीशंस हों, उनके साथ शोषण ना हो, उनका किसी प्रकार से उनको ऐसी स्थिति में काम करने को ना दिया जाए जो कि उनके जीवन को ही प्रभावित करे या उनकी शक्तियों को प्रभावित करे या उनको अल्पायु बना दे या उनको जो है अपंग बना दे। ऐसी परिस्थितियाँ वहाँ क्रिएट की जाएंगी ताकि वहाँ के उनकी क्षमता में विस्तार हो और वो वहाँ काम कर सकें। और इसी प्रकार से जो महिलाएं हैं उनके लिए भी ये कहा गया है कि यहाँ पर जो भी उससे संबंधित महिलाओं के प्रजनन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको भी एड्रेस किया जाएगा। और महिलाओं को प्रजनन से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं, आप देखते हैं कि आजकल जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं महिलाओं को, जब उनको उसमें प्रेगनेंसी होती है तो उसमें ढेर सारी सुविधाएं दी जाती है और वहाँ की भी स्थिति को ऐसी बनाया जाएगा जो कि ह्यूमेन कंडीशंस हों। अब आइए देखते हैं 43 में। 43 में ये कहा गया है कि जो भी रोज़गार जो लोग करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर हों, चाहे वो सरकारी वर्क, चाहे वो ग्रामीण मजदूर हों, मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे हों, अगर ये सब काम कर रहे हैं तो इनको भी ये देखा जाएगा कि इनको जो है लिविंग वेज देना पड़ेगा, यानी कि ऐसी वेज की जो है दी जाएगी, ऐसी मजदूरी तय की जाएगी जो मिनिमम मजदूरी हम लोग हमारे देश में तय है, कि उनको भी जो भी महंगाई है उसको भी देखा जाएगा कि उनकी महंगाई के हिसाब से उनकी मजदूरी जो है वो तय की जाएगी। और दूसरा ये भी देखा जाएगा कि मजदूरी जो है वो केवल उनके खाने और कपड़े से ही संबंधित ना हो, बल्कि उनको स्वास्थ्य की भी सुविधा मिल सके, उनको शिक्षा की भी सुविधा उनके बच्चों को मिल सके। इस तरह से उसमें कुछ एडिशनल रहेगा, केवल उनको मिनिमम वेजेस ही नहीं दी जाएंगी कि जिससे वो अपने जान की रक्षा कर सकें, बल्कि वो उससे आगे बढ़ने के लिए गरीबी के जो भी नेक्सस हैं उसको दूर कर सकें। तो ये हुआ आर्टिकल 43। तो आर्टिकल 43 के बाद आते हैं आर्टिकल 43A में कहा गया है कि जो भी कंपनियों को लाभ होगा जहाँ पे लेबर काम कर रहे हों, चाहे इंडस्ट्रियल लेबर हों, चाहे और भी लेबर हैं, तो वो जो काम कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के उद्योगों में, तो और वहाँ अगर लाभ होता है तो उसके लाभ में भी उनको उनका हिस्सा दिया जाएगा। और उनका जो स्वशासन चल रहा है, जो कंपनी अपना शासन चला रही, तो लेबर से मिल करके लेबर का भी और लेबर यूनियंस का भी उसमें पार्टिसिपेशन होगा। और इसके बाद 97वें संविधान संशोधन द्वारा 43B भी जोड़ दिया गया, जिसको सहकारिता कहते हैं। तो सहकारिता भी एक नया चैप्टर जोड़ा गया है। अब आते हैं आर्टिकल 44 पर। आर्टिकल 44 पर काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं। आर्टिकल 44 ये कहता है कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था होगी कि सभी धर्मों के लोगों के ऊपर समान कानून लागू होंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसकी बहुत सी व्याख्या जो है हमने आपको बताई है। और इसका शुरुआत जो है वो 1833 से ही हो चुकी थी, जब लॉर्ड मैकाले ने कह दिया था कि हमें जो
ये अधिकार हैं, ख़ासतौर से शादी से संबंधित अधिकार हैं या उत्तराधिकार से संबंधित अधिकार हैं या एडॉप्शन के अधिकार हैं या वरासत के अधिकार हैं, इन सब अधिकारों को हम जो है एक कानून के रूप में नहीं बना पाएंगे। और यद्यपि लोकसभा जब असेंबली में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहस हो रही थी तो उसमें बहुत से वक्ताओं ने ये कहा कि इसको एक करने के लिए, देश को एक करने के लिए हमें ये ज़रूरी है, और लेकिन उस समय बहुत विवाद होने के कारण इसको कह दिया गया कि आगे परिस्थितियाँ जब होंगी तब उसको लागू किया जाएगा, और इस दिशा में सरकार प्रयास भी कर रही है। तो आइए देखते हैं 45 को। 45 में सबसे पहले ये कहा गया था कि जो 6 से 15 साल के बच्चे हैं उनको जो है मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन से 3 तरह के संशोधन किए गए। एक तो जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको ये कह दिया गया, आर्टिकल 21A लाया गया और उसमें कह दिया गया कि ये अब जो है मौलिक अधिकार है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, आपको 6 से 14 वर्ष को फ्री और अनिवार्य शिक्षा देनी ही देनी है। इसके अलावा अब जो 45 में कर दिया गया कि 0 से 6 के जो बच्चे हैं, यानी जो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं या 0 से 6 वर्ष के बीच बच्चे हैं, उनकी हेल्थ केयर के लिए जो है सरकार जो है उस जिम्मेदार होगी, सरकारी मशीनरी उसमें जो है यथासंभव जो है करेगी। जाहिर सी बात है कि अगर हम 45 में कोई चीज़ डाल रहे हैं तो इसका मतलब कि उसको हम अनिवार्य तो कर नहीं सकते, यानी जितना सरकार कर सकती है उतना ही करेगी, क्योंकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में है। इसके अंतर्गत एक और भी आर्टिकल लाया गया जो कि 11वां जो है आपका आपकी ड्यूटीज़ में लाया गया कि जो हर गार्जियन है वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल यथासंभव भेजेंगे। आइए देखते हैं आर्टिकल 46 क्या है। आर्टिकल 46 में कहा गया कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए पोषण के लिए उनको उनकी पोषण की व्यवस्था की जाएगी, उनको देखा जाएगा। जो भी SC ST के लोग हैं या गरीब लोग हैं उनके लिए जो है यहाँ पर जो है ये कहा गया कि उनके पोषण की स्थिति को सुधारा जाएगा, न्यूट्रिशन की स्थिति को सुधारा जाएगा। अब आते हैं 48 पर। 48 जो है वो ख़ास तौर से संबंधित है कि जो भी हमारे वो हैं मतलब जो हमारे पशु हैं वहाँ पे हम साइंटिफिक तरीके से पशुओं की नस्लों का सुधार करेंगे, और ये भी करेंगे कि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है वो नारकोटिक्स वगैरह का सेवन ना कर पाए, ये भी वहाँ पे देखा जाएगा। तो 48 में जो हमारे एनिमल्स हैं उनके बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में कहा गया है। आइए देखते हैं कि 49 में जो हमारे अनुस्मारक हैं, जो हमारी हेरिटेज जैसे ताजमहल है या अजंता है या एलोरा है, इन सब के रख रखाव के बारे में भी कहा गया है। अब आइए देखते हैं 50 में क्या है। 50 जो है ये है कि राज्य कोशिश करेगा कि जो भी कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है उसको जो है अलग रखा जाए, यानी उसके अलग करने के लिए प्रयत्न जारी रहेंगे। 51 में है कि जो हमारी सरकार विदेशों में इकरार करती है, जो समझौते करती है, एग्रीमेंट्स करती है, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ करती है, उन ट्रीटीज़ में जो है उसका जो है हम पालन करेंगे, और जहाँ और उसके लिए किसी भी राज्य को हम केंद्र सरकार कोई भी निर्देश दे सकता है जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी को पालन करने के लिए ज़रूरी हो। चलिए आइए देखते हैं। अब ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो चुका है और अब आपको देखते हैं। आइए राष्ट्रपति से शुरू करते हैं। तो 52 में राष्ट्रपति के भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसके लिए कहा गया है। और 53 में ये कहा गया कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज होगा, और वो जो है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव पावर सारी निहित होंगी। और उसके बाद जो है आर्टिकल 53 में ये कहा गया है कि जो है भारत का जो राष्ट्रपति होगा, मैंने ये बताया 51A एक चौथा चैप्टर छोड़ दिया गया था जो राज्य के नीति जो कि 4A है, उसमें भारतीय नागरिकों के कर्तव्य दिए गए हैं। इस प्रकार के 11 कर्तव्य हैं, 10 कर्तव्य तो 1942 में 1976 में 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, और ये 11वां संशोधन जो है वो 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 11 ड्यूटीज़ अब हो गई हैं। ये आर्टिकल 4A है जो कि हमारे जो कर्तव्य हैं उसके बारे में कहा गया है। अब आते हैं 52 में राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि यहाँ भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 में ये कहा गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति होगा
उसका एग्जीक्यूटिव पावर उसके हाथ में होगी और उसके पास सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस भी होगा वो। और 54 में ये कहा गया है कि जो उसका कैसे निर्वाचन होगा, तो इसमें निर्वाचन के लिए कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और इसके अलावा जो इलेक्टोरल कॉलेज उनका बनेगा उसमें, और दूसरा जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनका जो उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसके निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे। और अब कहा गया है कि आर्टिकल 54 में ये 55 में ये कहा गया है कि उसके निर्वाचन किस प्रकार किया जाएगा। तो निर्वाचन इस तरह से किया जाएगा कि एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा किया जाएगा और समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाएगा। जैसे इस समय एक लोकसभा सांसद के वोट जो है 10,11,000 के बराबर है, और राज्यों के अनुपात में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अंतर होता है। अब आइए देखते हैं कि 56 में क्या है। 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल 5 साल का होगा, जो टेन्योर होगा उसका वो 5 साल का होगा। 57 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति जो है पुनः चुना जा सकता है, और 58 में उसकी क्वालिफ़िकेशंस दी गई हैं। क्वालिफ़िकेशन में ये कहा गया है कि जैसे वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उसकी आयु पूरी होनी चाहिए, और वो इसके अतिरिक्त लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसके लिए अर्हता होनी चाहिए। अब 58 में क्वालिफ़िकेशंस हो गई। 59 में कुछ शर्तें दी गई हैं, जैसे कि कहा गया है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर काम नहीं करेगा, या कहीं अगर वो एक दूसरे पद के लिए कोई कहीं पे चुना गया तो उससे इस्तीफ़ा दे देगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अब से जानते हैं कि केंद्र राज्य के अंतर्गत किसी तरह का जो भी पद है वहाँ पे पैसा है, जहाँ पे सरकार के राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को नियुक्त करती है या उसको डिसमिस कर सकती है या उसको तनख्वाह देती है, या उसके जो भी वो हैं कार्य हैं वो सार्वजनिक प्रकृति के हैं, तो ऐसी दशा में वो माना जाएगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, तो ऑफिस का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। और अब ये कंडीशंस दी गई, और उसके ड्यूरिंग जो उसका जो वेतन होगा वो जो है वो भी मतलब राष्ट्रपति का भोजन हाई कोर्ट के जज या इन लोगों की तरह ही होगा, और इसका मतलब इस पर वोटिंग नहीं होगी, और ये वोट ऑन अकाउंट्स कहा जाएगा। आइए देखते हैं आगे। तो आर्टिकल 60 में कहा गया है कि आर्टिकल 60 में जो है राष्ट्रपति को शपथ देने का शपथ का प्राविधान है जब वो पद धारण करेगा। आर्टिकल 61 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति को हटाने का, राष्ट्रपति को कैसे उसके पद से हटाया जा सकता है, जिसको महाभियोग कहते हैं, और राष्ट्रपति को लेखी आधार पर हटाया जा सकता है, और वो है संविधान का उल्लंघन। तो अगर संविधान का उल्लंघन करेगा तो ही हटाया जा सकता है, लेकिन इसको हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 से अधिक से पारित होना चाहिए, जो कि बहुत ही असंभव है। आइए देखते हैं। 62 में ये है कि अगर उसका जो कार्यकाल है राष्ट्रपति का जब ख़त्म होता है तो उसके पहले ही इलेक्शन पूरा कर लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर किन्हीं परिस्थितियों में, आकस्मिकताओं में अगर ऐसा कुछ होता है, तो आकस्मिकता की स्थिति में राष्ट्रपति को जो है उसके कार्यकाल को 6 महीने के अंदर हर दशा में खाली होने के बाद पूरा करना पड़ेगा। आइए देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। 63 में कहा गया है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में 64 में कहा गया है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होगा, यानी राज्यसभा का राज्यसभा का सभापति भी होगा वाइस प्रेसिडेंट जो होगा। और उसके बाद 65 में कहा गया कि राष्ट्रपति की जगह वो, जब राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति की जगह वो इंचार्ज का भी काम करेगा या उनके कार्यों का निर्वहन करेगा। 66 में ये कहा गया है कि उसके निर्वाचन कैसे होगा। निर्वाचन जो है राज्यसभा के सदस्य जो है उसको सामान्य रूप से चुनेंगे और बहुमत से चुना जाएगा। अब जो है 67 में कहा गया है कि टेन्योर जो है उनका क्या होगा, पद ग्रहण की तिथि से 5 साल तक उनका पद ग्रहण होगा। और इसके अलावा 67 में कहा गया है कि उसको जो राज्य है उसे इलेक्शन को जो है पहले ही पूर्ण करना पड़ेगा। इलेक्शन को अगर वो सामान्य रूप से अगर 5 साल तक वो रह रहा है और उसका पूरे होने का समय है और वो किसी आकस्मिकता के कारण पद नहीं खाली होता है तो उसके पहले ही इलेक्शन को पूरा कर लिया जाएगा। और अगर नहीं भी होता है तो वो जो है अगर कोई आकस्मिक रूप से डेथ हो जाती है तो उसको 6 महीने के अंदर पूरा करना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं 69 में है वाइस प्रेसिडेंट की शपथ का
वर्णन किया गया है, शपथ कैसे ली जाएगी और शपथ लेने के बाद ही काम कर पाएगा। 70 में है कि अगर मान लीजिए जिस आकस्मिकता का पहले हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि जो 65 में जिक्र किया जा चुका है, जब राष्ट्रपति का नहीं होगा या वो बीमार है या किसी अन्य कारण से, तो उसमें वो वाइस प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति का काम देखेगा और राष्ट्रपति के भी भत्ते वगैरह भी प्राप्त करेगा। अब इसमें ये एक और भी परिकल्पना कर ली गई है 69 और 70 में कर परिकल्पना की गई है कि अगर कोई अन्य आकस्मिकता भी इसके अतिरिक्त आती है जो कि 65 में उल्लिखित नहीं है, तो उस दशा में भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम देखेगा। अब 71 में क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन का अगर कोई प्रकरण आता है कि जिस पर कोई विवाद है या कोई डिस्प्यूट है या उस पर कोई मुकदमा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ही में ही तय होगा इसका मामला। और 72 में है कि जो उसको राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं, ख़ासतौर से जो एडमिरल्टी कोर्ट या जो आर्म फोर्सेस के द्वारा जहाँ पे कोई दंड दिया जाता है उसकी भी शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसको वो दंड को क्षमा कर सकता है या उसके नेचर में बदलाव कर सकता है और उसकी अवधि को कम कर सकता है। ये सब उसके पास पावर हैं। इसके अलावा अगर डेथ सेंटेंस की कहीं बात है तो डेथ सेंटेंस का केवल जो है ये राष्ट्रपति ही जो है उसका संज्ञान लेगा उसके बारे में कि उसको कम करना है या आजीवन कारावास में बदलना है या क्या करना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 72 में जो राष्ट्रपति को पावर, इसके अलावा अन्य शक्तियों के अंतर्गत भी उसको जो सामान्य दंड होते हैं उसके अंतर्गत भी राष्ट्रपति को पावर्स दी गई हैं। अच्छा, तो अब आइए देखते हैं 73 में क्या है। 73 में यह है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार जहाँ तक संसद की विस्तार शक्ति है, संसद की शक्ति जहाँ तक विस्तृत होती है वहाँ तक राष्ट्रपति की भी शक्ति विस्तृत हो जाएगी। अब आइए 74 को देखते हैं। 74 में कहा गया है कि कैसे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में कहा गया है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट एंड हु शैल एक्ट इन अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस। इसका मतलब कि एक मंत्रिमंडल होगा और मंत्रिमंडल जो है उसको राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति उस सलाह के आधार पर काम करेगा। वस्तुतः भारत में तो राष्ट्रपति के पास कोई ऐसी पावर्स नहीं है, जो मंत्रिमंडल कहेगा वही काम करना पड़ेगा। सिर्फ उसको एक बार ये पावर है कि किसी भी बिल को अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करना, ऑर्डिनरी बिल अगर है तो वो उसको वापस कर सकता है कंसीडरेशन के लिए। अगर दूसरी बार आता है तो उसको करना ही पड़ेगा। अब 75 में आते हैं तो 75 में कई तरह की चीज़ें हैं। पहले तो ये कहा गया है कि 91वें संविधान संशोधन से व्यवस्था की गई है कि 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनेंगे। जितनी भी कुल सदस्य संख्या है उस हाउस की, उसके 15% से ज़्यादा जो है मंत्री नहीं बन पाएंगे। और इसके अलावा मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करेंगे। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करने का क्या मतलब है कि मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत, यानी मंत्रिमंडल जब भी चाहेगा उनको हटा सकता है। और इसके अलावा जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा जो है, अगर लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है और अगर वहाँ पे इसीलिए जो अविश्वास प्रस्ताव 75(3) के अंतर्गत पेश किया जाता है, वो चूँकि लोकसभा ही जो है वो सरकार चलाती है और उसमें ज़्यादा मंत्री होते हैं और जो चुन करके आते हैं, इसलिए जो है लोकसभा और जो मंत्रिमंडल वो पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। अगर वो वहाँ का बहुमत खो देता है तो पूरी की पूरी सरकार को जाना पड़ता है। अब ये है कि कोई भी मंत्री जो नहीं है वो भी मंत्री बन सकता है और 6 महीने तक कोई भी अगर सदस्य भी नहीं है तो भी बन सकता है। वो 6 महीने तक काम कर सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको सदस्य चुन लिया जाना चाहिए, नहीं तो वो उसके काम नहीं कर पाएगा, उसकी सत्ता कम हो जाए। आइए देखते हैं 76 में क्या है। 76 में यह है कि वहाँ पे एक अटॉर्नी जनरल होगा। अटॉर्नी जनरल का काम, अटॉर्नी जनरल जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा और ये सरकार की तरफ से काम करेगा और सरकार का ही जो है ये एक नया अधिकारी होगा। और इस अधिकारी के पास ये शक्तियाँ होंगी, कहीं भी वो कोर्ट में सरकार का, जो केंद्र सरकार का पक्ष है वो प्रस्तुत करे, चाहे जो भी कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहीं भी हो, वहाँ पर वो जा करके उसको काम कर सकता है। लेकिन इसको ये जो है प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। और अब देखते हैं कि 77 में राष्ट्रपति को भी ये जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री को भी जिम्मेदारी ये दी गई है। हाँ, राष्ट्रपति के नाम से ही सारे काम किए जाएंगे। जो भी काम होगा, जो भी अधिनियम होगा, नोटिफिकेशन होगा, यानी जब बिल बनेगा और बिल के बाद जो है ये अंततोगत्वा दोनों सभाओं से पास होकर के जब जाएगा तो राष्ट्रपति की उसके हस्ताक्षर होगी, तभी वो
कानून बन पाएगा। 78 में यह है कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होगी कि वो जो है जो भी मंत्रिमंडल के फैसले हैं उनको वो अवगत कराए, मंत्रिमंडल में जो भी निर्णय लिए गए हैं वो एक औपचारिक राष्ट्रपति से भेंट करता रहे और वहाँ की सारी बातों को बताता रहे। अब आइए देखते हैं कि 79 में क्या 79 में कहा गया कि संसद होगी। संसद की परिभाषा में कहा गया कि राष्ट्रपति उसका पार्ट होगा और उसके बाद राज्यसभा भी होगी और लोकसभा, ये 3 पार्ट होंगे। आइए देखते हैं 82 में क्या है। 82 में है कि राज्य की जो उच्च सदन है, राज्यसभा है, उसके सदस्यों की संख्या, उनकी संरचना कैसे होगी। उसमें संरचना में ये कहा गया है कि 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति जो है नामित करेगा और 12 सदस्य जो राष्ट्रपति नामित करेगा उसमें लिटरेचर के लोग होंगे जो लिटरेचर में बहुत बढ़िया काम कर चुके हैं, जो सोशल सर्विस में काम कर चुके हैं, या जो इसके अलावा साइंस के क्षेत्र में बढ़िया काम उन्होंने किया हो और पारंगत हो, या साइंस के आर्ट्स के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया हो, तो ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा। और इसके अलावा जो उच्च सदन है यानी लोक राज्यसभा, उसमें 238 अधिक से अधिक 238 सदस्य और लिए जा सकते हैं, यानी कुल सदस्य संख्या 250 से ज़्यादा किसी दशा में नहीं होगी। अब आइए देखते हैं कि 81 में क्या 81 में लोकसभा की संरचना कैसे होगी। लोकसभा में कहा गया है कि 530 सदस्य जो है वो राज्यों से चुन करके आएंगे और अधिकतम 30 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आएंगे। आइए देखते हैं 82 में क्या है। 82 में कहा गया है कि हर 10 साल के बाद जो जनगणना होती है उसके बाद सीटों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। सीटों में वृद्धि भी हो सकती है और जो लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी सीमाओं का पर निर्धारण हो सकता है। जैसे अभी जो संविधान संशोधन 106वां पास हुआ है जिसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, उसमें सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो ये है कि हर 10 साल जो हमारा 10 साल बाद जो जनगणना होती है उस जनगणना के बाद जो है रीएडजस्टमेंट होगा। अब रीएडजस्टमेंट अभी तक केवल 71 से रीएडजस्टमेंट हो पाया है और उसके बाद रीएडजस्टमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद अब 2026 तक सभी सीट्स को फ्रीज कर दिया गया है 84वें संविधान संशोधन से। अब 2026 में जो है फिर से ये होगा, लेकिन अभी तक जनगणना 2021 की नहीं हो पाई है कोविड की महामारी के कारण। तो किस प्रकार होगा ये अभी यक्ष प्रश्न है। यह हो सकता है कि इसके पश्चात ही 2011 की जनगणना के आधार पर हो, या फिर जो है ये सीटों का जो वितरण है या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है जो कि हर 10वें साल की जनगणना के आने के बाद किया जाना चाहिए, उसको अब तक करना चाहिए था, लेकिन अभी ये 50 सालों से रुका हुआ। और विशेष रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या कम हुई है और जनसंख्या कम होने के कारण उनका प्रतिनिधित्व कम होने की संभावना है, इसलिए ऐसे राज्य जो है चाहते हैं कि वहाँ पर ना वो, और उत्तर भारत के राज्यों में जहाँ बीजेपी का शासन है वहाँ पर जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी है और यहाँ पर जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने के कारण सीटों की संख्या भी बढ़ सकती है। अब आइए देखते हैं कि 83 में क्या है। 83 में कहा गया है कि जो ड्यूरेशन क्या होगी। राज्यसभा का ड्यूरेशन होगी कि 1/3 लोग जो है 2 साल के बाद जो है वो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, यानी ये परमानेंट सदन है, ये हमेशा चलता रहेगा। 1/3 सदस्य हर दूसरे साल जो है हटाए जाते रहेंगे। अब आइए लोकसभा का है कि लोकसभा में अधिक से अधिक 350 सदस्य हो सकते हैं और लोकसभा का भी कार्यकाल 5 साल का होगा, लेकिन अगर इमरजेंसी लगी हुई, आपातकाल लगा हुआ 352 के अंतर्गत, जिसमें 3 कंडीशंस के आधार पर होता है, युद्ध है, आक्रमण है, बाह्य आक्रमण है, या जो है युद्ध हो रहा है, या जो है सशस्त्र विद्रोह है, ऐसी दशा में इसको किया जा सकता है कि ये 1 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है और अधिक से अधिक तब तक बढ़ाया जा सकता है जिस दिन 352 के अंतर्गत की गई उद्घोषणा समाप्त होगी, उसके 6 महीने से ज़्यादा ये नहीं चल सकता है। आइए देखते हैं कि हाँ, इसके अलावा अगला जो आर्टिकल है वो है 85 में क्या करें। 85 में ये है कि जो भी राष्ट्रपति का ये काम है वो सत्रावसान करेगा और सत्र को बुलाएगा और उसी की तरफ से ही जो संसद के सत्र हैं वो बुलाए जाएंगे। 86 में क्या है कि संसद में जब भी बहस शुरू, जैसे संसद के 3 सदन होते हैं तो पहला जो भी होगा उसमें अगर हर साल का जो पहला सत्र होगा उसमें राष्ट्रपति जो है अपना संदेश भेजेगा, उसमें पढ़ेगा, अपना अभिभाषण करेगा और वो बुलाएगा। और इसके अलावा मतलब साल के पहले सत्र जो कि बजट सत्र कहा जाता है उसमें वो सदनों को एड्रेस करता है। और इसके साथ ही उसको ये भी है कि अगर कोई भी बिल पेंडिंग है तो मैसेज दे सकता है
और मैसेज दे देगा, तो चाहे वो विधानसभा डिसॉल्व होने वाली हो तब भी, उसके बाद भी उसको कार्यालय में उसका पालन करना पड़ेगा, यानी कि वो काम होगा। अब आइए देखते हैं कि 88 में क्या है। 87 में ये है कि स्पेशल जो विशेष अभिभाषण है, विशेष सत्र कब होता है? जब संसद पहली बार चुन करके आती है, तो दोनों सदन जब संयुक्त रूप से उठते हैं तो उसमें पहला जो अभिभाषण होता है वो राष्ट्रपति का ही होता है। तो ये जब ये पहली बार लोकसभा चुन करके जब भी आएगी सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत, तो ये स्पेशल एड्रेस होता है। और 88 में क्या है कि जो अटॉर्नी जनरल है उसको ये शक्ति दी गई है कि वो सदन की किसी भी बैठक में बात कर सकता है, किसी भी समिति में बात कर सकता है, बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है, लेकिन उसको कहीं भी वोट देने का अधिकार नहीं होगा। आइए देखते हैं 89 में क्या है। 89 में ये कहा गया है कि जो राज्यसभा है उसका एक चेयरमैन होगा, एक सभापति होगा और एक उप सभापति होगा। 90 में क्या है कि पद से कहा गया है कि पद से उसको हटाया जा सकता है, और पद से जब हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? पद से हटा दिया जा सकता है कि मृत्यु हो सकती है और भी कुछ चीज़ें आकस्मिकताएं हो सकती हैं। तो 91 में उसको कहा है कि वो जो है जो उपाध्यक्ष है उसका काम अध्यक्ष का काम देखेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रपति जो है, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राष्ट्रपति उसको किसी सदस्य को वहाँ अपॉइंट कर सकता है। अब आइए देखते हैं कि 92 में क्या है। 92 में ये है कि अगर किसी राष्ट्रपति को हटाने का, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प अगर पेंडिंग है और चल रहा है, तो उस समय जो राज्यसभा का अध्यक्ष है वो यानी कि प्रेसिडेंट उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। और अगर वाइस प्रेसिडेंट, अगर डिप्टी उपसभापति के हटाने की प्रक्रिया भी अगर वहाँ पे चल रही है तो उसमें भी ये अध्यक्षता नहीं करेंगे, अध्यक्ष की कुर्सी पर दोनों ही नहीं बैठेंगे। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति अगर जो है के हटाने का प्राविधान चल रहा है, हटाने की प्रक्रिया चल रही है, तो राष्ट्रपति वहाँ जो है उसको उसमें भाग तो ले सकता है, लेकिन उसमें वो अगर वोट बराबर हों तो उसमें वो वोटिंग नहीं कर पाएगा। अब आइए देखते हैं कि 93 में क्या है। 93 में है कि यहाँ पे हर लोकसभा में एक स्पीकर होगा, एक डिप्टी स्पीकर होगा, ये कहा गया है। 94 में कहा गया है कि उसको अगर हटा दिया जाए या पद रिक्त हो जाए तो कैसे क्या होगा तत्काल, अगर उसके लिए जो उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष काम करेगा, उपाध्यक्ष की जगह अध्यक्ष काम करेगा, अगर उसको हटा दिया जाता है। 95 में क्या है कि मतलब जब हटा दिया जाएगा तो इंचार्ज का काम कौन करे? इंचार्ज का काम, इसका मतलब अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष का काम करेगा। 97 में क्या है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का अगर कोई संकल्प उसके अंदर है तो, और अगर वहाँ पे उपाध्यक्ष को हटाने का कोई चल रहा है, तो अध्यक्ष जो होगा लोकसभा का अध्यक्ष वहाँ पर प्रथमतः तो वोट दे सकता है, लेकिन अंतिम रूप से वोट नहीं देगा, जो कि अगर वहाँ पे वोट बराबर हो जाए तो वहाँ बराबर होने पर वोट राष्ट्रपति नहीं दे पाएगा उपाध्यक्ष के उसमें। अब आइए देखते हैं कि 98 में क्या। 98 में संसद का एक सचिवालय होगा, सचिवालय राज्यसभा का भी होगा और लोकसभा का भी होगा, और उसमें बाकायदा हर कैडर के एक सचिव होंगे, जो कि अपना जो है विभिन्न प्रकार के जो नियम हैं उनके अंतर्गत उन सचिवों को रखा जाएगा, और अपनी पूरी जो व्यवस्था लोकसभा में चलती है, लोकसभा वाले अलग अपना संसद का एक उनका हिस्सा होगा और एक ये राज्यसभा का होगा, और जो अधिकारियों का कैडर होगा वो भी अलग अलग सचिव वहाँ पर काम देखेंगे। इस प्रकार से उनके काम को देखा जाएगा। 99 में ये है। अब आइए देखते हैं कि 100 में क्या है। 99 में ये है कि जो उनका शपथ, अगर कोई भी सदस्य MP चुना गया है तो वो उसकी शपथ जो है, शपथ के लिए सबसे पहला काम क्या होगा कि वो शपथ लेगा, तभी उसके बाद कोई कार्रवाई हो सकती है। यानी शपथ के पहले कोई भी व्यक्ति संसद में कोई काम नहीं कर सकता है। तो अब अगर ये आपने समझ लिया कि सबसे पहले उसको शपथ लेनी पड़ेगी। अब 100 में क्या है। 99 में शपथ लेनी पड़ेगी और 100 में अब क्या है, जब उसके बाद होगा तो उसके बाद बैठक होगी, यानी कोरम उसमें निर्धारित किया गया है। जैसे समिति जो कोरम होता है वो 1/10, यानी जो हाउस की कुल संख्या उसका 1/10 होता है। अगर लोकसभा को लें तो कुल 550 सदस्य हैं, तो 55 सदस्य अगर होंगे तो वो उसका कोरम फॉर्म करेंगे। इसी तरह से अधिक से अधिक राज्यसभा में
250 सदस्य हो सकते हैं तो 25 सदस्य का कोरम होंगे, उसके बाद वो बैठक होगी। अब आइए देखते हैं कि 102 में क्या है। 102 जो है अनारहता के बारे में दिया गया, डिसेबिलिटी के बारे में दिया गया है कि किन किन परिस्थितियों में एमपी होने के लिए आप वो होंगे, अनर्ह होंगे। अगर आप कहीं ऑफिस आप प्रॉफिट में हैं तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर है तो इसमें आप जो है निश्चित रूप से आप जो है उसमें नहीं लड़ पाएंगे एमपी का चुनाव। और इसके अलावा दिवालिया हो गए हैं, पागल हो गए हैं, दूसरे देश की नागरिकता आपने ले ली है, या 2 साल की सज़ा आपको हो गई, या 2 साल की या 2 साल से ऊपर की सज़ा हो गई, तो उसके अंतर्गत आपका पद छीना जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो अच्छा, अब आते हैं कि ये जो प्रश्न है निरर्हता का प्रश्न जो है कौन डिसाइड करेगा कि कोई आदमी 102 के अंतर्गत निरर्ह हो गया है, यानी डिसएबल हो गया, डिसक्वालीफाई हो गया है। इसका निर्धारण जो है राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति जो है इसके लिए क्या है कि जब उसके पास इस तरह का मामला आएगा कि ये 102 से संबंधित किसी भी एमपी की ये डिसक्वालिफिकेशन है और इसके आधार पे इसके पद से इसको च्युत कर देना चाहिए, पद से हटा देना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा मामला, और राष्ट्रपति फिर इलेक्शन कमीशन के पास बैठेगा, इलेक्शन कमीशन की राय से फिर उसको हटाया जाएगा। अब आइए देखते हैं 104 क्या है। 104 ये है कि जब किसी व्यक्ति को पता चल जाता है कि हम जो है डिसक्वालीफाई हो गए हैं, अभी सरकार को नहीं पता चला या सदन को पता नहीं चला हुआ है, और उसके बाद भी जा कर के वो वहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा या उसके सदन की बैठक में भाग लेता है, तो ऐसा व्यक्ति जो कि खुद जानता है कि हम एमपी पद के लिए निर्धारित हो गए हैं, डिसेबल क्वालिफाई हो गए हैं, तो भी वहाँ पर उसको 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दंड उसके ऊपर आयत किया गया है, लगाया गया है। अब आइए देखते हैं 105 में क्या है। 105 जो है संसद के जो है विशेषाधिकार हैं। संसद में संसद सदस्य होते हैं, संसद के अलावा संसद की समितियां होती हैं, और जो मेंबर्स होते हैं, तो इन सारे जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर, सबके लिए एक विशेषाधिकार है, और इस प्रकार की विशेषाधिकार समितियां बनाई जाती हैं। तो वो विशेषाधिकार उनको मिला हुआ है, और उनके अंतर्गत वो लोकसभा और राज्यसभा में जब बोलते हैं तो उनको वो विशेषाधिकार मिला हुआ, उनकी बात को कोई भी कोर्ट जो है न्यायालय में नहीं ले सकता। अब आइए देखते हैं कि 105 के बाद 106 क्या है। वेतन और भत्तों से संबंधित है। 106 जो है वो वेतन और भत्तों से संबंधित है, एमपीज और एमएलए के वेतन और भत्तों से संबंधित है। 105, 106। अब 107 में क्या है। 107 जो है वो उसमें ये उल्लेख है कि अगर बिल है और उसको पुनः स्थापित किया जाना है, तो उसके बारे में वर्णन किया गया कि उसको कैसे पुनः स्थापित किया जा सकता है। अब 108 जो है जॉइंट सेशन है। जॉइंट सेशन है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि जो भी बिल है, जो भी प्रक्रिया है बिल को पारित करने की, अगर उस बिल की प्रक्रिया के दौरान एक ऐसी डेडलॉक की स्थिति पैदा होती है, तो डेडलॉक की स्थिति पैदा होने के बाद क्या करना चाहिए। तो डेडलॉक की जब स्थिति पैदा हो, ऐसी 3 स्थितियाँ हो सकती हैं कि अगर एक सदन जो है कोई भी प्रस्ताव को पारित कर देता है, किसी भी को पारित कर देता है, और दूसरा जो है उसको नहीं कर पाता है, दूसरा उसको रिजेक्ट कर देता है पूरी तरह से, और या तो रिजेक्ट कर देता है, और या तो फिर वो 6 महीने तक, उसको 6 महीना बीत गया उसको रखे हुए है, यानी उस पर किसी पर। और तीसरा ये हो सकता है कि वहाँ पर फाइनली दोनों सदन उस बात पर डिसएग्रीड हो गए हों। तो अगर डिसएग्रीड हो गए हैं तो वो फिर मामला जो है ज्वाइंट सेशन में बुलाया जाएगा, और ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति बुलाएगा 108 के अंतर्गत, और इसमें उन्हीं विषयों का वर्णन होगा जिन विषयों पर डेडलॉक हुआ, जिन विषयों पर असहमति है, फाइनली जिस लोग डिसएग्रीड हो गए हैं। अब आइए देखते हैं 109 में क्या है। 109 के अंतर्गत ये है कि जो है जो मनी बिल है उसके बारे में ये है कि राष्ट्रपति मनी बिल को इस लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, और लोकसभा में जब प्रस्तुत किया जाएगा तो वो उसके बाद पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा को उसमें कोई विशेष पावर नहीं प्राप्त है मनी बिल के बारे में। मनी बिल वहाँ जब धन विधेयक जाएगा तो वो उसको सिर्फ कुछ दिनों के लिए, 14 दिनों तक के लिए रोक सकते हैं, या उसमें कुछ संशोधन करके उसको भेज सकते हैं, या बिना संशोधन के भी वो लोकसभा को वापस कर सकते हैं।
और लोकसभा उन संशोधनों को चाहे तो उसको माने और शायद उस संशोधनों को ना माने। अगर वो 14 दिन के बाद नहीं वो करते हैं तो वो ऑटोमेटिक या स्वतः जो है वो पारित मान लिया जाएगा, जिस रूप में लोकसभा ने उसको पारित किया है। ओके, आइए देखते हैं 110 में क्या है। 110 में परिभाषा दी गई है कि क्या धन विधेयक का क्या मतलब है। धन विधेयक के बारे में कहा गया, अगर किसी टैक्स, कोई टैक्स का आप अगर मान लीजिए इम्पोज कर रहे हैं, नया टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, या उसको रिमिट कर रहे हैं, या उसको रिव्यू कर रहे हैं, या उसमें कुछ आप एबॉलिश कर रहे हैं अगर टैक्सेस को, तो टैक्सेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, चाहे वो एबॉलिश कर रहे हो, चाहे रिमिट कर रहे हो, चाहे रेगुलेट कर रहे हो, चाहे उसको इम्पोज कर रहे हो, तो ये सब जो है उसको माना जाएगा कि ये धन विधेयक के अंतर्गत। अगर सरकार की कोई गारंटी है, सरकार ने किसी ऋण पर गारंटी दे रखी है, तो वो भी जो है माना जाएगा कि ये धन विधेयक का ही पार्ट है। और इसके बाद कोई अप्रोप्रिएशन बिल है, वो भी माना जाएगा कि वो जो है धन विधेयक के अंतर्गत आ रहा है। और इसके अलावा जो संचित निधि है, या जो आकस्मिक निधि है, या जो भारित व्यय है, सरकार कोई नया व्यय को भारित व्यय कर देती है, चार्ज एक्सपेंडिचर कर देती है, यानी कि जिस पे आप वोटिंग नहीं कर सकते, तो ये सब जो जितनी भी चीज़ें हैं वो उसमें जो है आएंगी, उसके अंतर्गत मनी बिल के अंतर्गत आएंगी। अब आइए देखते हैं 111 में क्या है। 111 में ये है कि अगर राष्ट्रपति के पास अगर दोनों जगह से बिल पास होकर के चला जाता है, तो पास होकर के चला जाता है, या नहीं पास होता है तब 108 की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और अगर ऑर्डिनरी बिल है तो वो जाता है, तो ऑर्डिनरी बिल को वो चाहे तो रख सकता है, और वो पुनः एक बार विचार करने के लिए भेज सकता है, और पुनः विचार करने के बाद जब पारित होकर के आ जाएगा तो उस पर उसको हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। और लेकिन जहाँ तक मनी बिल का सवाल है, मनी बिल जो है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, और उसको राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि 109 में कहा गया है। लेकिन राष्ट्रपति जो है, और इसमें जो सर्टिफिकेट ऑफ द स्पीकर है, अगर स्पीकर दे देता है, सर्टिफिकेट देता है कि इसमें जो है ये मनी बिल है, तो वो सर्टिफिकेट की जो भी स्पीकर कह देता है वो उसका निर्णय अंतिम हो जाता है मनी बिल के बारे में। और इसके पश्चात जो सरकार है, वो जो राष्ट्रपति है उसको मनी बिल को उसको पास करने के लिए बाध्य है, उसको हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। अब आइए देखते हैं 112 में क्या है। 112 जो है बजट है। बजट के बारे में ये है कि जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न विभाग, जो सरकार जो भी वित्तीय वर्ष है उसके अगले वित्तीय वर्ष के लिए एक प्राक्कलन एक तैयार किया जाता है कि कितना उसमें जो एक अनुमान के हिसाब से उसको तैयार विभिन्न विभाग उसकी अनुमति देते हैं, अनुमान लगाते हैं, और उसको अनुमान के हिसाब से दिया जाता है किस तरह करना है, कोई नया टैक्स लगाना है या कितनी आय होनी है, और ख़ासतौर से भारित और गैर भारित व्ययों का उसमें अलग अलग वर्णन किया जाता है। अब आइए देखते हैं 113 में क्या है। जब ये बजट पास हो जाता है तो ये प्राक्कलन के लिए जाता है। विभिन्न विभाग अपना जो है मांगों को राष्ट्रपति के पास एग्जैक्ट मांगों को भेजते हैं, उसका प्राक्कलन करके भेजते हैं, उसको एस्टिमेट करके भेजते हैं। 114 में क्या है कि 114 में कहा कि लोकसभा जो अप्रोप्रिएशन बिल है, लोकसभा उन चीज़ों के बारे में विचार करती है कि जो भी किसी भी डिपार्टमेंट के लिए या किसी भी संस्था के लिए जो पैसा उसको अलोकेट किया गया है, उस पर वो किस प्रकार से वो पैसा खर्च किया जाएगा, सरकारी धन, वैसे उपबंध 114 में किया जाए, इसको अप्रोप्रिएशन ऑफ द बिल कहा जाता है। और 115 में ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी में जो अनुमान किसी विभाग ने लगाया है, जिसमें उसको बजट गया है, उससे ज़्यादा बजट की आवश्यकता बाद में पड़ती है, तो जिसको सप्लीमेंट्री बजट कहते हैं, तो वो उसके लिए पुनः एक बार उससे संबंधित पूरा विधेयक फिर पुनः कैलकुलेट करके उसको रखा जाएगा। अब आइए देखते हैं कि 113 114 की अगर कार्रवाई नहीं हो पाई, अप्रोप्रिएशन की कार्रवाई नहीं हो पाई है, प्राक्कलन की कार्रवाई नहीं हो पाई है, तो 116 में व्यवस्था है कि एडवांस जो है वो उसमें एडवांस पैसा जो है, जो भारत की संचित निधि है, उससे दिया जा सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 116। 117 में यह है कि मनी बिल। अब 117 में है फाइनेंस बिल क्या होता है। फाइनेंस बिल जो है, अब 117(1) में जिस फाइनेंस बिल का प्रस्तुत किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि 110 के 1 से लेकर के 6 तक जो भी उसमें विषय दिए गए हैं, उन विषयों में एक विषय जो है फाइनेंस बिल में रहता है, प्लस उसके अलावा एक और भी विषय उसमें जुड़ा हुआ है, तो ऐसे बिल को फाइनेंस बिल कहते हैं। और ऐसा जो 117(1) के अंतर्गत ऐसा बिल आता है, तो उसमें जो है जो वह है, तो उस बिल के लिए यह है कि वो शर्तें मनी बिल वाली लागू होती हैं पूरी, यानी कि पहले राष्ट्रपति से अनुमोदन लेना पड़ेगा,
राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही वो जो है लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। लेकिन अब इसमें एक चीज़ ये है कि जो निम्न सदन को इसमें ये पावर है कि वो जो है अगर इस पर बहस कर सकती है, और इसके अलावा ये अगर नहीं एग्री होता है तो इस पर जॉइंट सीटिंग 108 के अंतर्गत हो सकती है। तो इस तरह से निचले सदन को भी इसमें उच्च सदन को भी शक्तियाँ प्राप्त हैं, यानी राज्यसभा को भी शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब 118 के अंतर्गत फाइनेंस बिल, 117(3) के अंतर्गत भी फाइनेंस बिल है। ऐसा फाइनेंस बिल जो कि 117(3) बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल की तरह है। इसमें जो है राष्ट्रपति के केवल कंसीडरेशन की बात है, राष्ट्रपति की अनुमति की बात नहीं है। लेकिन ये बिल दोनों भी विधानसभाओं में, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। और इस बिल में ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है, इसमें बहस भी हो सकती है, इसमें सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये मोर और लेस ये मनी बिल की तरह है। अब आ देते हैं कि दोनों में भेद क्या है। मनी बिल जो है, सभी मनी बिल जो है जो भी हैं वो सभी मनी बिल जो है फाइनेंस बिल है, लेकिन सभी फाइनेंस बिल जो है वो मनी बिल नहीं है। मनी बिल में कुछ मनी बिल से ज़्यादा उसमें कुछ और भी चीज़ें रहती हैं। आइए देखते हैं कि 118 में ये है कि जो संसद के दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, ये अपने लिए जो है कमेटीज़ बनाते हैं कैसे वो नियमों का और कैसे लोकसभा का संचालन, लोकसभा या राज्यसभा में कैसे संचालन होगा, नियम अपने लिए बनाए जाते हैं 118 में। अब इसमें कुल 11 समितियां बनाई जाती हैं। हर समिति में लोकसभा में के 10 सदस्य और 5 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। तो ऐसी 11 समितियां जो है लोकसभा बनाती है और 6 समितियां जो है राज्यसभा बनाती है। तो इन समितियों और इसके बाद नियम संचालन के लिए जो है 119 में विधि जो है ये पूरी बनाने का है कि कैसे संचालन होगा, उसकी क्या क्या प्रक्रिया होगी, और जो विधि बना दी गई है उसी विधि के अंतर्गत ही नियमों, जो विधि बना दी गई उसी के अंतर्गत जो है संचालन राज्यसभा और लोकसभा के कार्यवाहियों का होगा। अब 120 में देखते हैं क्या है। 120 में ये कहा गया है कि अगर किसी भी संसद सदस्य को किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में अपने विचार व्यक्त करना है तो ऐसा विचार वो व्यक्त कर सकता है, हिंदी या अंग्रेजी में अपने विचार व्यक्त कर सकता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को हिंदी या अंग्रेजी समझ में नहीं आती तो अपनी जो राज्य की मातृभाषा है उसमें कर सकता है। यानी कि अगर कोई मान लीजिए तमिल है, उसको हिंदी अंग्रेजी नहीं आ रही तो तमिल में अपना वो भाषण जो भी है वो अपना दे सकता है, वो अपने विचार रख सकता है। इस तरह से कोई उड़ीसा का है, उसको हिंदी अंग्रेजी नहीं आ रही तो वो भी रख सकता है। तो अब आइए देखते हैं 121 में क्या है। 121 में ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं, जो अपना जो भी जजमेंट देते हैं या उसके अंतर्गत जो भी कार्रवाई करते हैं, उनके कंडक्ट का जो है, उनके कंडक्ट का किसी भी प्रकार का विचार जो है यहाँ पर लोकसभा या राज्यसभा या पार्लियामेंट में नहीं किया जाएगा। और इसी तरह से 122 के अंतर्गत ये भी है कि अगर संसद जो अपने अंतर्गत, अपने चार दीवारी के अंतर्गत काम कर रही है, लोकसभा काम कर रही, राज्यसभा काम कर रही, वहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं उन बातों का जिक्र किसी भी प्रकार से अगले मतलब न्यायालय नहीं लेगा। और 123 में है कि राष्ट्रपति को अगर ऐसी आवश्यकता महसूस होती है कि जबकि दोनों सदन जो है समन्वित रूप से अधिवेशन बुलाया नहीं गया और ऐसी दशा में किसी कानून की आवश्यकता है जो कि तत्काल लाने की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति को ये पावर प्राप्त है कि वो एक अध्यादेश ला सकता है जो कि मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, और उसको जो है वो नया मंत्रिमंडल उसको प्रस्तुत करेगा। और ये संसद की जो शक्तियाँ जो केंद्रीय 7वीं अनुसूची के केंद्र सूची में दी गई उसके अंतर्गत वो लाया जाता है और उसको ऑर्डिनेंस बना दिया जाता है। और ये ऑर्डिनेंस तब तक प्रवृत्त रहता है जब तक कि दोनों सदन एक बार फिर से इकट्ठा नहीं हो जाते, और जब सदन से समन्वित रूप से इकट्ठा होते हैं तो उसके 6 हफ्ते के अंदर इसको पास होना चाहिए, और अगर 6 हफ्ते के अंदर पास नहीं हुआ तो उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि 123 के बाद जो 124 जो है वो न्यायपालिका से संबंधित आर्टिकल है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का ये है कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले कि उच्चतम न्यायालय में 124 में है कि कैसे वो नियुक्त की जाए, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी। क्वालिफिकेशन में ये है कि जिसको भी उच्चतम न्यायालय का सदस्य बनना है तो 5 साल कम से कम उसको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या अगर वो एक हाई कोर्ट का नहीं 2 हाई कोर्टों को मिला करके उसका होना चाहिए, वो जज होना चाहिए 5 साल, या 10 साल की उसने प्रैक्टिस की हो हाई कोर्ट में तो उसको भी जो है। और इसके अलावा अगर राष्ट्रपति चाहे किसी भी पारंगत विधिवेत्ता को भी जो है वो बना सकता है, जज बना सकता है। अब आइए एक देखते हैं 125 में क्या है।
125 में ये है कि जो उसका वेतन भत्ता का निर्धारण है वो जो उसमें 2 में शेड्यूल 2 में है, शेड्यूल 2 में उसमें कहा गया है कि ये भत्ता वेतन भत्ता होगा और वेतन भत्ता जो है वो उसमें निर्धारित है और वो वोट ऑन अकाउंट्स होगा, यानी उस पर चार्ज एक्सपेंडिचर के रूप में रहेगा। 126 में है कि जब सीजेआई का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति जो है किसी भी जज को जो है वो सीजेआई के पदों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकता है। 127 में ये है कि अगर मान लीजिए कि उस समय जो जजेज हैं उनके पास कोई भी अगर कोरम के पूरा करने या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए जज अगर पर्याप्त नहीं है तो किसी भी हाई कोर्ट के जज को सीजेआई जो है वो रख सकता है, किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए रख सकता है, लेकिन इसके पहले उसको राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेनी होगी। अब 127 में ये हो गया। 128 में है कि कोई सेवानिवृत्त जज की भी जो है अगर आवश्यकता हो, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इस तरह कोई आवश्यकता है, लगातार मुकदमे चल रहे हैं या कई प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैं जिसमें उसकी सेवा ले जाना आवश्यक है और उसमें जज वहाँ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं या जज हैं नहीं, तो फिर वहाँ पे सेवानिवृत्त जज की भी सेवाएं ली जा सकती हैं। अब आइए देखते हैं 129 में क्या है। इस 129 में ये कहा गया है कि ये अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ ये है कि अगर आपने उच्चतम न्यायालय के आदेश का किसी ने पारित प्रस्ताव उसको नहीं माना या हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माना या लोअर जुडिशरी को नहीं माना, तो एक अभिलेख न्यायालय है, ये उसमें असीमित शक्तियाँ उसको प्राप्त हैं, उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय जो है कार्रवाई कर सकता है जो उसके आदेशों को नहीं मान रहा है। ये अभिलेख न्यायालय के रूप में 130 में है। तो इस प्रकार की असीमित शक्तियाँ जो है उसको प्राप्त हैं। अगर अब आइए, अब आप देखते हैं 130 में है कि उसकी जो सीट है वो कहाँ होगी। सीट जो है जो सुप्रीम कोर्ट की है वो वहाँ पर होगी, दिल्ली में होगी, लेकिन राष्ट्रपति के निर्देशानुसार ये सीट जो है कहीं पर और भी शिफ्ट की जा सकती है, दिल्ली के अलावा भी। अब आइए देखते हैं 130 में क्या है, 131 में क्या है। वो 130 में 131 जो है इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का ये मतलब है कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई झगड़ा है या किसी विषय को लेकर के, नदी को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के झगड़ा हुआ है, या जो है किसी एक राज्य और 2 राज्य के बीच में सीधे सीधे झगड़ा है, या केंद्र और 2 राज्यों के बीच में कोई झगड़ा है, तो इस तरह के जो मामले हैं या राज्य के बीच में जो मामला है, ये सीधे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं। वो उनको कहीं नीचे के न्यायालयों में नहीं लड़ा जा सकता, वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। वो सीधे ये मूल अधिकार, ये उनका ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। 132 में है कि संविधान की जो है व्याख्या से संबंधित अगर कोई प्रश्न आ रहा है, संविधान की व्याख्या का अर्थ ये है कि अगर कोई भी मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और दूसरे हाई कोर्ट में भी चल रहा है, हाई कोर्ट 1 पे चल रहा है, हाई कोर्ट 2 पे चल रहा है, हाई कोर्ट 3 पे चल रहा है और वही मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट उस मामले को अपने यहाँ ले लेगा। 133 में ये है कि जो सिविल कोर्ट है, जो सिविल मामला है, हाई कोर्ट में जब निर्णय हो जाता है तो सिविल मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में अगर नियमानुसार जा सकते हैं, वहाँ उसकी अपील की जाती है। 134 में क्या है कि दांडिक कार्रवाई, अगर क्रिमिनल कार्रवाई है तो उसके अंतर्गत जो है वो भी मामले केंद्र सरकार को अपील में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। 135 में है कि जो फेडरल कोर्ट पहले 135 के अंतर्गत जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था उसके अंदर फेडरल कोर्ट था, तो फेडरल कोर्ट के अंतर्गत भी अगर कोई ऐसी वो है तो वो भी पावर्स जो है सुप्रीम कोर्ट इंजॉय करेगा और उसको उसके अंतर्गत काम कर सकता है। 136 में ये है कि अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कोई ऐसी विशेष स्थिति पैदा हो गई है, जैसे उदाहरण के लिए भी मणिपुर में एक हिंसा ऐसी फैल गई थी, वहाँ पर वो ऐसे केसेज को जो कि लोअर कोर्ट में दायर किए जा सकते हैं, लोअर या हाई कोर्ट में, लेकिन वहाँ ऐसी स्थितियाँ थी कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में पहुँचा नहीं जा सकता था, तो ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट में आप सीधे जा सकते हैं। उसको स्पेशल लीव टू अपील कहते हैं, विशेष इजाज़त से आप वहाँ पर अपील कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं 137 में क्या है। 137 की है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही आदेशों का जो है पुनर्विलोकन कर सकता है। उदाहरण के लिए गोलकनाथ मामले में जब एक निर्णय दे दिया गया कि जो है फंडामेंटल राइट को 368 में संविधान संशोधन से उसको संशोधित नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे बड़ी बेंच जो थी वो 13 जजेस की बेंच ने, जब केशवानंद भारती का मामला आया तो उस मामले को उन्होंने पूरी तरह से उलट दिया। इसी तरह से बहुत सी ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट जो है अपने मामलों को समय अनुसार रिवर्स भी कर सकती है, उसको वो संशोधित भी कर सकती है और बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार। 138 में क्या है, 138 में ये है कि उसको
अगर कोई एरिया बढ़ रहा है और जैसे मान लीजिए भारत में सिक्किम जुड़ गया, जैसे ही सिक्किम जुड़ेगा तो सिक्किम का जो क्षेत्राधिकार है वो भी उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उनके मुकदमों का आ जाएगा। 139 में क्या है कि अगर मान लीजिए कि जो रिट्स 32(2) में जारी की जाती हैं, जो फंडामेंटल राइट से संबंधित हैं, चाहे परमादेश हो, चाहे सर्सियारी हो, या चाहे अन्य रिट्स हैं, तो उन रिट्स में 32(2) में ऐसी रिट जो है 139 के अंतर्गत जारी की जाएगी। 139 में ये है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कई मामले अगर पेंडिंग हैं, कई जगह मामले पेंडिंग हैं, हालांकि इसको मैंने गलत एक दूसरे सेक्शन में बता दिया था, वो वहाँ पे उसको आप गलत समझ लीजिएगा। ये दूसरे सेक्शन में यहाँ पर है कि अगर 139 में प्रोविज़न किया गया है कि हाई कोर्ट और हाई कोर्ट 1, हाई कोर्ट 2, हाई कोर्ट 3 में मामला पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट भी पेंडिंग है, तो सारे मामले सुप्रीम कोर्ट जो है स्वयं सुनेगा। अब आते हैं 140 में। क्या है 140 में ये है कि जो शक्तियाँ जो है एंसिलरी पावर्स हैं, यानी सहायक शक्तियाँ हैं, जो कि अपने न्यायालय को खुद ऐसी शक्तियों की ज़रूरत होती है जो कि किसी भी कानून को पालन कराने के लिए ज़रूरी है। 141 में क्या है, 141 में ये है कि अगर कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है वो सारे देश में, चाहे वो ट्रिब्यूनल हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, वहाँ सब जगह वो जो है मान्य होगा और उसको अपनाना होगा, प्रेसिडेंट या नज़ीर के रूप में माना जाएगा। 142 में क्या है, 142 में अगर मान लीजिए कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और उसमें पूर्ण न्याय के लिए जो है वो कोई भी कमी आ रही है, तो अगर कोई कमी आ रही है उसकी वजह से मुकदमा वो लागू नहीं हो पा रहा निर्णय, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास अंतर्निहित इनहेरेंट पावर है 142 में, वो जो कि पूर्ण न्याय के लिए की जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट उस पर न्यायालय को उसमें उन शक्तियों का प्रयोग करके उसको लागू करने के लिए कर सकता है। 143 में क्या है, 143 में ये है कि राष्ट्रपति जो है अगर कोई ऐसा मामला जो है तथ्य का हो या न्याय का हो, तथ्य का हो या कानून का अगर मामला है, विधि का कोई मामला है, उसके स्पष्टीकरण के लिए राष्ट्रपति जो है एक परामर्श अपना सुप्रीम कोर्ट से, CJI से ले सकते हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। 144 में क्या है, अब सभी जो न्यायालय हैं उनको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया हुआ है उस जजमेंट में कहीं बाधा ना बने। उस जजमेंट को लागू करने के लिए सारी मशीनरी, जो भी चाहे जो मशीनरी हो, वैसे जो कोर्ट की पूरी मशीनरी है वो उसको सहायता देगी, चाहे ट्रिब्यूनल हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, यहाँ तक कि कार्यपालिका, उन सब को जो है उसको लागू करने के लिए कोशिश करनी होगी और इसमें वो सहायक के रूप में रहेंगे। 145 में सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जो है प्रोसीजर बनाता है कि क्या क्या हमें कैसे नियम लागू होंगे, किस प्रकार से न्यायालय की कार्रवाई चलेगी। उदाहरण के लिए जैसे कोविड-19 आ गया था, तो कोविड-19 से घर से ही ऑनलाइन जो है वहाँ पर कार्रवाई चलने लगी। तो और ऐसी दशा में जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट जो है और भी चीज़ों को कर रहा है कि सब मुकदमे जो है वहाँ ऑनलाइन कर रहा है, तो नई विधि अपना रहा है, तो जैसे जैसे बदलते समय में प्रक्रिया जो वहाँ की होगी वो उसके हिसाब से कार्रवाई करेगा। 146 में ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी कर्मचारी हैं वो अधिकारी कर्मचारी उनकी सबकी वो नियुक्ति करेगा और वो सब अधिकारियों कर्मचारियों का जो वेतन है जो पूरी तरह से उन्हें कंट्रोल करेगा और उनका वेतन जो है वो अनुसूची 2 के अंतर्गत आएगा और अनुसूची 2 के अंतर्गत आने के कारण वो चार्ज एक्सपेंडिचर होगा और चार्ज किसी प्रकार की वोट देने की अपरिहार्यता नहीं होगी। और इसके बाद 147 में है कि संविधान की अगर व्याख्या करना है, संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं जो उनकी व्याख्या की जा रही है, उन अनुच्छेदों का अगर ठीक प्रकार से व्याख्या नहीं हो पा रही है तो उन अनुच्छेदों की भी व्याख्या की जाएगी। और इन अनुच्छेदों की व्याख्या करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सहारा ले सकता है और उनकी सहायता से वो इसकी व्याख्या कर सकता है। तो हमने आज आपको 36 से लेकर के 147 तक आपको हमने बता दिया है। इसके आगे हम कोशिश करेंगे कि आपको और भी आर्टिकल्स बताएं जिससे आप ये समझ सकें कि एक क्वेश्चन जो है आगामी परीक्षाओं में आर्टिकल्स के रूप में ही आ जाते हैं, तो आपको उनकी मोटी रूप से व्याख्या जाननी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच।